अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के। कौन से वो टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट? एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पूरी केमिस्ट्री के। तो आज हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। एटॉमिक नंबर को हम Z से शो करते हैं और मास नंबर को हम A से जाहिर करते हैं। एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको थोड़ा सा एटम के बारे में समझना पड़ेगा, एटम का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एटम का स्ट्रक्चर सिंपल कुछ यूं होता है कि एटम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक एटम के सेंटर पे छोटा सा हिस्सा होता है, छोटी सी जगह होती है। इस सेंटर वाले हिस्से को हम न्यूक्लियस कहते हैं और इस सेंटर वाले हिस्से न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो हिस्सा है एटम का वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहलाता है। और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर शेल्स आ जाते हैं। ठीक है। अब शुरू में एटम को सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल समझा जाता था, मतलब एटम सबसे स्मॉलेस्ट और इंडिविजिबल पार्टिकल माना जाता था। ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट ने कहा एटम के अंदर भी एटम से भी मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये जो पार्टिकल्स हैं ना, ये एटम से भी छोटे होते हैं और एटम के अंदर ही होते हैं। ठीक है। अब आ जाए कि इनमें से कौन से पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस में होते हैं और कौन से पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। ठीक है। तो चलें डिस्कस करते हैं। इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्यों कहते हैं पहले ये तो बताएं। इसलिए कि ये एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, इसलिए हम इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं और ये एटम के अंदर ही मौजूद होते हैं। ठीक है। अब इनमें से इन पार्टिकलों में से जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है ना, वो एटम के सेंटर में होते हैं। एटम के सेंटर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, यहां होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बकाया जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं वो इस न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं। कहां होते हैं? इस न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बाहर ये रिवॉल्व करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन से पार्टिकल्स हैं जो एटम के न्यूक्लियस में नहीं होते? इलेक्ट्रॉन। और वो कौन से पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं? वो कौन से? तो भी आप क्या कहेंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है और जो प्रोटॉन्स पार्टिकल होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होती है और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती, वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो ये न्यूट्रल होने की वजह से हम इनको न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा एटम के अंदर ये तीन बेसिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक पार्टिकल्स हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये पार्टिकल्स मौजूद होते हैं हर एटम में, चाहे किसी भी एलिमेंट का एटम हो, हाइड्रोजन का हो, हीलियम का हो, लिथियम का हो, किसी भी एलिमेंट का एटम हो, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते ही होते हैं। लेकिन क्वांटिटी का फर्क होता है, किसी में एक प्रोटॉन, किसी में 2, किसी में 10, किसी में 20, लेकिन क्वांटिटी का फर्क होता है। लेकिन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। लेकिन वाहिद एक एटम ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। वो कौन सा एटम है? वो है हाइड्रोजन का एटम। तो हाइड्रोजन का ऐसा एटम है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के भी 3 एटम्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। उनमें से भी सिर्फ प्रोटियम हाइड्रोजन का ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। ये ध्यान में रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। तो आ जाए
साइंटिस्ट ने कहा हर एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन नंबर का फर्क होता है, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20 होता है। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने किस एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होते हैं तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया और उनका स्ट्रक्चर भी हमें बताया। तो चलिए कुछ एटम्स मैंने लिखे, इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने कितने होते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले सिंपल एटम है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता है। मैं प्रोटियम की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन का प्रोटियम एटम उठाया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन नहीं होता है, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं होता। और याद रखो एक बात, जिस एटम में जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं उतने नेगेटिव पार्टिकल। इट मींस एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल्स होते हैं। ठीक है, और एटम के ऊपर नेट चार्ज 0 होती है, क्योंकि जितने उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स उतने नेगेटिव होते हैं, इससे वो न्यूट्रल कहलाते हैं। ठीक है, तो एटम को हम न्यूट्रल कंसीडर करते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है। अच्छा, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन 2 हैं तो बाहर भी इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन कितने न्यूक्लियस में 3 तो बाहर इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन भी 4। बोरॉन के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन भी कितने बेटा 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाए कार्बन की, अगर हम बात करें कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। ठीक है, और बाहर इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 7 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 7 होते हैं, लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन भी 7 होते हैं। तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर भी कुछ यूं है कि उसमें प्रोटॉन 8 होते हैं, न्यूट्रॉन 8 होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं। लेकिन एक इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कौन सी, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, इसमें से जो एमसीक्यूज आ सकते हैं स्टेटमेंट्स के तौर पर। ठीक है, एक बात बताओ, एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट द न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स के बारे में क्या ख्याल है, तो सुनो, न्यूट्रॉन ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर या तो प्रोटॉन जितने होते हैं या प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं। न्यूट्रॉन पार्टिकल या तो प्रोटॉन जितने होंगे या प्रोटॉन से ज्यादा होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन कभी भी प्रोटॉन से कम नहीं होंगे, ये ज़हन में रख लेना, प्रोटॉन से कम नहीं होते हैं। ठीक है, मान लो सिवाय हाइड्रोजन की, सर अब आप पूछेंगे सर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन नहीं है। मैंने कहा हाइड्रोजन में उसमें तो न्यूट्रॉन ही नहीं है ना, उसको निकाल दो बाहर, हाइड्रोजन को निकाल दो इस तरीके से। ठीक है, बाकी के देखो एटम साहब कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, समझ आने बात। तो इस तरीके से इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक जितने हैं। लिथियम में देखो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन एक ज्यादा है और उसमें न्यूट्रॉन 5 प्रोटॉन, तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन जितने होंगे न्यूक्लियस में या तो प्रोटॉन से ज्यादा होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन कभी भी एटम में प्रोटॉन से लेस देन नहीं होते। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कभी भी अगर आ जाए ना कि लेस देन तो नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, तो साइंटिस्ट ने देखा हर एटम में जो प्रोटॉन्स होते हैं ना वो चेंज होते हैं, किसमें 2 किसमें 10, मतलब इसका मतलब है किसी भी 2 डिफरेंट एटम में एक जितने प्रोटॉन्स नहीं हो सकते। अगर वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनमें प्रोटॉन की क्वांटिटी सेम नहीं हो सकती। इसका मतलब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हर एटम दूसरे एटम से नंबर ऑफ प्रोटॉन में चेंज होता है। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने कहा ये जो प्रोटॉन पार्टिकल्स होते हैं वो हर एटम के अंदर डिफरेंट होते हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या नाम दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया। क्या नाम दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया। तो एटॉमिक नंबर किस बुनियाद पर बनाया गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बुनियाद पर, और एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बुनियाद पर बनाया गया। इसका मतलब है जिस एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक, अगर मान लो अगर मैं कहूं एक एटम है उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है तो इट मींस उसका एटॉमिक नंबर भी 11 ही होगा। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे एटॉमिक नंबर को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जिस एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है।
तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को z से जाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं, और आपको द z इज इक्वल टू प्रोटॉन, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे वही उसकी z वैल्यू होगी, एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, एटॉमिक नंबर को सिंबल में कहां लिखते हैं, एलिमेंट्स के नीचे लिखते हैं या ऊपर लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हाइड्रोजन, मान लो कि ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, एक, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक है, लेकिन कहां लिखेंगे, याद रखना एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे और वो भी लेफ्ट साइड लिखेंगे, राइट साइड मत लिखना। अगर आप राइट साइड लिखेंगे तो फिर वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे आपने कहा कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 2। लेफ्ट लिखेंगे, अगर आप राइट लिखेंगे, मान लो ये हीलियम है, अगर आप ऐसे लिखेंगे एटॉमिक नंबर, अगर आप नीचे राइट साइड लिखेंगे तो फिर ये मॉलिक्यूल को जाहिर करेगा, किसको जाहिर करेगा, मॉलिक्यूल को। इसका मतलब है कि हीलियम के 2 एटम आपस में मिले हुए हैं मॉलिक्यूल की फॉर्म, तो इस तरीके से आप जाहिर मत करना, ठीक है। तो हमेशा एटॉमिक नंबर कहां, मोस्टली कहां, लेफ्ट साइड जाहिर किया जाता है, ठीक है। और लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन तो इसका एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन तो इसका एटॉमिक नंबर 4, ठीक है। और बोरान का, सॉरी बोरान के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, 5 तो इसका एटॉमिक नंबर भी 5, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन तो इसका एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन 8, तो जिस एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर याद रखो नीचे और लेफ्ट साइड लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक है मास नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मास नंबर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, मास नंबर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और मास नंबर अब किस बुनियाद पर बनाया गया, मास नंबर जो बनाया गया ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की बुनियाद पर बना गया। इट मींस जिस एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाओ, जो नंबर मिलेगा वो नंबर मास नंबर कहलाएगा। इसका मतलब मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है, ठीक है। तो जिस एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वही उसका मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं एक एटम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो बताएं उसका मास नंबर क्या होगा, तो 11 और 12 को प्लस करो कितना, 23, तो उसका मास नंबर 23 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से मास नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। जिस एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे दोनों को सम करो तो आपको मास नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जरा देखना यहाँ। मास नंबर को हम ऐसे जाहिर करते हैं, तो A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके बराबर होंगे, मास नंबर के, ठीक है, दोनों को मिला। अच्छा एक और बात कि हम प्रोटॉन किसके बराबर, प्रोटॉन इज इक्वल टू Z, तो प्रोटॉन Z एटॉमिक नंबर के बराबर थे, तो हम इस प्रोटॉन की जगह पे हम Z एटॉमिक नंबर भी जाहिर कर सकते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। हम इसको मास नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी, तो A इज इक्वल टू Z प्लस N, Z किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे वही इसकी Z वैल्यू होगी। अब मास नंबर को कहां लिखेंगे, मास नंबर को याद रखो ऊपर लिखा जाता है, मास नंबर को ऊपर लिखते हैं। अब ऊपर तो लिखते हैं लेफ्ट पे राइट पे, तो ये याद रखना कि मास नंबर को या तो ऊपर ही लिखना है, लेकिन या लेफ्ट भी लिख सकते हैं आप, राइट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कहीं कहीं पर आपको किताबों के अंदर ऐसे लिखा आएगा, कहीं आपको ऐसे भी लिखा होगा, ऊपर लेफ्ट पे लिखा होगा, और कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी लिखा होगा। तो इसका मतलब है कि मास नंबर हम ऊपर जाहिर करेंगे, लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी, लेकिन एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे और लेफ्ट साइड, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज अब मुझे बताओ हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने, 1, न्यूट्रॉन 0, तो कितने, तो इसका मास नंबर 1 होगा, और ये वाहिद एटम है दुनिया के अंदर जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर इक्वल होता है, और कोई भी ऐसा एटम नहीं जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर इक्वल हो, सिर्फ हाइड्रोजन। हीलियम के न्यूक्लियस में, सॉरी हीलियम के न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, ये मैंने लिखा है, ठीक है। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम की इस तरीके से, मैं दोबारा से यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो टोटल कितना मास हो गया, 4, तो इस तरीके से आप 4 लिख सकते हैं। लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है, तो टोटल मास नंबर कितना हो गया, 7, तो आप यहाँ लिखेंगे 7।
और बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन, तो इसका मास नंबर कितना होगा? 9 होगा। बोरॉन के न्यूक्लियस में कितने होंगे? 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे, तो इसका मास नंबर क्या होगा बेटा? 11 होगा। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, इसका कितना होगा? 12। नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? 7 और न्यूट्रॉन कितने हैं? वो भी 7, तो कितना होगा मास नंबर? 14। और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी 8 न्यूट्रॉन भी 8, तो इसका मास नंबर कितना होगा? 16। तो इस तरीके से आप मास नंबर और एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। प्रोटॉन के हिसाब से एटॉमिक नंबर निकालेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के फिर क्या निकलेगा? मास नंबर निकलेगा। अब इसमें से एक बात बताओ, अब इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे 2 टाइप के सवाल आ सकते हैं। कितने टाइप के सवाल आ सकते हैं? 2 टाइप के सवाल आ सकते हैं। कैसे? तो यहां पर देखें, अब आपको 2 टाइप के क्वेश्चन दे सकता है इस टॉपिक से। या तो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिया जाएगा और आपसे एटॉमिक नंबर मास नंबर पूछा जाएगा, या आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर देकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ सकता है आपसे। चलिए 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं आप। मान लो अगर आपको कहे एक क्वेश्चन, सपोज कर ले अगर आपको कहे x एक एटम है, x कोई एलिमेंट या एटम है, कह रहा है इस x एटम के न्यूक्लियस में इस x एटम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 11, और इस x एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, और इस x एटम में न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। तो आपको कहा गया है कि x एक एटम है, उसमें प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने। तो आपसे पूछेगा बताओ व्हाट विल बी इट्स z वैल्यू एंड a वैल्यू। बताएं इस x की z वैल्यू क्या होगी, इसकी z वैल्यू क्या होगी और इसकी a वैल्यू क्या होगी। z किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर को, a मास नंबर को। अब मुझे आप बताएं z एटॉमिक नंबर किसका बना था? प्रोटॉन का। तो x के अंदर प्रोटॉन कितने? 11, तो यही प्रोटॉन तो इसका एटॉमिक नंबर होगा। और a मान मास नंबर किसे लिखते हैं? तो मास नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाएंगे आप तो मास नंबर कितना बन जाएगा? 23 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन देकर आपसे एटॉमिक नंबर और मास नंबर पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट। आपको डायग्रामेटिकल भी दे सकता है। मान लो आपको कहेगा ये एक एटम है, आपको कहेगा कि इस एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है मान लो कितने हैं? 5, और कहेगा न्यूट्रॉन कितने हैं? 6, और आपको कहेगा इलेक्ट्रॉन बाहर कितने हैं? तो ये भी 5, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन 5 है तो इलेक्ट्रॉन का। अब आपसे पूछेगा बता इसकी z वैल्यू क्या है और इसकी a वैल्यू क्या है, माना एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अगर z माना एटॉमिक नंबर किसके बुनियाद पर बना है? प्रोटॉन। तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 5 प्रोटॉन है ना, तो 5 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब है इसके एटॉमिक नंबर भी 5 होगा। a मास नंबर कैसे निकालेंगे? तो मास नंबर आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने बेटा? 5, और न्यूट्रॉन कितने? 6, तो दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11। तो इस तरीके से आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर फाइंड कर सकते हो। एक तो ये टाइप है। अब दूसरा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछेगा। मान लो एग्जांपल, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर देखो, अगर आपको कहे, मान लो अगर कहे x एक एटम है, इस x एटम का आपको कहेगा एटॉमिक नंबर 17 है और आपको कहेगा इसका मास नंबर 35 है। मान लो एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 17 है और इसका मास नंबर कितना है? 35 है। तो बताओ इस x एटम के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे, ये फाइंड करना है। तो अब मुझे बताओ प्रोटॉन जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन से जो एटॉमिक नंबर बनता है, इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन, बात एक ही होगी, जो एटॉमिक नंबर है वही तो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया ना कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की बुनियाद पर बनाया गया। तो एक बात बताओ, अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है, तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी 17 होंगे, क्योंकि ये प्रोटॉन को शो करते हैं। अच्छा, प्रोटॉन मिल गए और आपने पढ़ा कि जितने एटम में प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मुझे बताओ इसमें प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे हमें, वो भी 17 होंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन कितने? अब न्यूट्रॉन कहां है? न्यूट्रॉन यहां मास नंबर में पड़े, तो इस मास नंबर में प्रोटॉन भी है और प्लस न्यूट्रॉन भी है, दोनों। अब इसमें से प्रोटॉन को निकाल दो, जो प्रोटॉन है इसमें वो निकाल दो, बाकी जो बचेंगे वो न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब है 35 में से हम 17 प्रोटॉन माइनस कर लेंगे, निकालेंगे, तो जो बचेंगे वो न्यूट्रॉन होंगे। तो 35 में 17 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे? 18। तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे कितने?
न्यूट्रॉन 18 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है ना इस एटम में कौन से पार्टिकल इक्वल है। जब आपको निकालने आएंगे पार्टिकल्स तो आप इजीली आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। तो इसमें प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन इनसे डिफरेंट होते हैं 18 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम और भी सवाल करेंगे। मान लो ये कौन है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और इसका मास नंबर 27। अब एल्यूमिनियम में प्रोटॉन कितने हैं, तो आपको पता है प्रोटॉन कितने, जो एटॉमिक नंबर है 13, यही तो प्रोटॉन है। और प्रोटॉन अगर 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी 13 है। बाकी न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप इस एटॉमिक नंबर को, प्रोटॉन को इनमें से माइनस करो, 27 में से कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। तो इस तरीके से मान लो एक और एग्जांपल है फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर कितना है 31। इसमें प्रोटॉन कितने बेटा 15, इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी 15, जाहिर सी बात है। और न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें बताओ, तो 16 हो जाएंगे। इस तरीके से और भी है, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और इसका मास नंबर 40, मास नंबर कितना है इसका 40। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर 20 है तो इसमें प्रोटॉन भी 20 और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा। न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो ये 40 में से 20 निकालो तो कितने हो जाएंगे। तो इस कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बेसिक पॉइंट्स है, ये आप ध्यान में रख लो। ठीक है, आगे चल के हम जब बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उनके लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आगे केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनको छोटी छोटी ये चीजें क्लियर कर लें, आगे चल के बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।